ओके, सो स्टेट इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन में अगेन इसमें सेम जीडीपी के रेशियोज है, मैं पहले बता चुकी हूँ। 8.3% वाला इंपॉर्टेंट है। और देखो इस बार एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में भी नेगेटिव ग्रोथ 8.6% की, ठीक है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में भी नेगेटिव ग्रोथ 19.6% की। उसके बाद माइनिंग और क्वरिंग में जो आपका ये होता है, इसमें भी ग्रोथ नेगेटिव में है 6.8%। सिर्फ और सिर्फ फिशिंग में यहाँ दिखा रखी है कि यहाँ पे हमको पॉजिटिव ग्रोथ हुई है 9.6% की। याद रखो इस डेटा को, ठीक है। इन सभी में नेगेटिव हुई है, सिर्फ और सिर्फ फिशिंग जो आपका पार्ट है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखने को मिली है। पर कैपिटा इनकम मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से कम हो गई है, ये 1.3% से रिड्यूस हुई है, याद रखना। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 2020-2021 एक्साइज डिपार्टमेंट ने लगभग 70,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो कलेक्ट किए हैं। ओके, सो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो यूट्यूब पे मृणाल के लेक्चर्स को टाइप करो, मृणाल ने खुद पढ़ाया हुआ है। बेसिक आपका इकोनॉमी का ये फर्स्ट पार्ट आता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, और कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आता है। तो प्लीज मृणाल के यूट्यूब वीडियो को उसमें जरूर देखना, इकोनॉमी यूपीएससी टाइप करके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। अगर आपको इकोनॉमी में टर्म्स बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं तो एक बार पढ़ोगे तो इकोनॉमी आपका फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। और बहुत बहुत स्कोरिंग है GS3, मतलब लिख के ले लो। 2021 77% बजट विल बी ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा क्यों है, इसमें लिखा सॉरी 77% जो है, 77 बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस बार 55% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो आपको सैलरी देनी होती है सरकार को, या पेंशन देनी होती है, या इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी होती है, सब्सिडीज जो आपकी होती हैं, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, जहाँ पे खर्चा करना पड़ता है। रेवेन्यू का मतलब है समथिंग ऐसा जो कि कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता या एसेट क्रिएट नहीं करता, फटाफट आपको मतलब उसको निपटाना है, जैसे पेंशन हो गई या सैलरीज हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ऐसा खर्चा जैसे कि ब्रिज बन रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रही है, या कोई रोड बन रहा है, इस प्रकार का जो कि एक लाइबिलिटी भी क्रिएट करे और एसेट भी क्रिएट करे, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जितने भी आपके विकसित देश हैं यानी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। उसका रीजन यही है कि दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये पार्ट हो गया। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस इन द स्टेट। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी बनता है कि गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है। तो देखो गुड गवर्नेंस बेसिकली क्या है, इट इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड प्रमोटिंग एजुकेशन, प्रमोटिंग डेवलपमेंट। वैसे ये कोई डेफिनेशन नहीं है। गुड गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है कि जब गवर्नेंस को आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हो, और जिस चीज के लिए आपने कोई स्कीम लागू की है, जब वो थरली सब तक पहुंचती है, उसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है, जब वो लास्ट बंदे तक पहुंचती है, उसे गुड गवर्नेंस कहा जाता है। जब आपका फीडबैक और रिड्रेसल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होता है, उससे गुड गवर्नेंस कहा जाता है। अच्छी डेफिनेशन के लिए आप UN की साइट पे जा सकते हैं, वहां से गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन ले सकते हैं। बट फिलहाल इतना बता दूं कि हमारी जो है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 2015 में आया है। हमारे 17 एस्पिरेशनल गोल्स है, 169 टारगेट्स है, याद रखना। पहले हम लोगों के मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, लेकिन अब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। कई जगह ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि MDG और SDG में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको भी जरूर देखना, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करूं, ओके, इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। स्टेट्स को इसमें आप कह सकते हैं कि रैंक किया जाता है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन लॉन्च करता है, नंबर 1 नीति आयोग। दूसरा, इसको किस बेस पे रैंक किया जाता है, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसमें अलग अलग। जैसे कि अगर आप एस्पिरेंट स्टेट हैं तो आप 0 से 49 स्कोर करेंगे, परफॉर्मर है तो आप 50 से 64 स्कोर करेंगे, फ्रंट रनर है तो आप 65 से 99 स्कोर करेंगे, और अगर आप बहुत ही अचीव कर चुके हैं, अचीवर हैं, तो आप 100 स्कोर करेंगे। तो हमारा भी यहाँ पे 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत सारे इसमें इंडिकेटर्स भी हैं। तो देखो हिमाचल प्रदेश
सिक्योर्ड कंसिस्टेंट टॉप पोजीशन इन द एसटीजी। हिमाचल प्रदेश ने इस बार टॉप पोजीशन सिक्योर की है इन द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे लोएस्ट जो हमने स्कोर किया है एंड अटेन्ड द लोएस्ट स्कोर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, यानी जीरो हंगर में। सबसे अच्छा हम लोगों ने क्लीन एनर्जी में परफॉर्म किया है और सबसे बुरा हम लोगों ने हंगर में, जीरो हंगर या हंगर इरेडिकेशन में परफॉर्म किया है। तो इसमें आप याद रखना, ओवरऑल हिमाचल ने यहाँ पे सेकंड रैंक जो है वो हम लोगों ने अचीव किया है और ये रैंक हमने शेयर किया है विद तमिलनाडु। फर्स्ट कौन आया इसमें? ऑब्वियसली हमारी सिस्टर स्टेट केरला। केरला में हेल्थ, एजुकेशन और बाकी इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, तो केरला ने टॉप किया है। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो सेकंड आए हैं, एक्सेट्रा। तो ये भी बहुत अच्छा है, आंसर में भी आप इसको लिख सकते हो। एसडीजीज देख लेना कि 17 कौन कौन से हैं, है ना। हंगर कौन सा है, एजुकेशन कौन सा है। जब भी कभी आंसर लिखो तो वहाँ एसडीजी लिख दो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एसडीजी है। इसमें अगर मैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करूं तो तुम देखो, हमीरपुर ने यहाँ पे फर्स्ट रैंक सिक्योर किया हुआ है और सेकंड नंबर पे बिलासपुर है, थर्ड नंबर पे कुल्लू है, चौथे नंबर पे मंडी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ गया इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस। तो ये देख लो, लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमाचल में किन बैंक्स के पास है। लीड बैंक का मतलब होता है ऐसा बैंक जो किसी एरिया में, जो कि आप कह सकते हैं लीड करता है। यानी एक जो लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हिमाचल में 3 बैंक्स को दी है। नंबर 1 इज पंजाब नेशनल बैंक, और ये कहाँ कहाँ है? हमीरपुर, ऊना, किन्नौर, कुल्लू, मंडी। ठीक है, देन वी हैव द यूको बैंक। यूको बैंक बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये नीचे वाली जितनी भी जगहें हो गई। और एसबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 2 जगह है, चंबा और लाहौल स्पीति की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है एज लीड बैंक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफरेंट स्कीम्स आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कैसा है। इन सब में अलग अलग है। जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मतलब है कि 18 से 70 साल, और इसमें एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर है 2 लाख रुपए का। ठीक है, और 12 रुपए का प्रीमियम है हार्डली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करूं तो 18 से 30 साल है, और इसमें अगेन 2 लाख का इसमें कवर है, और 18 से 50 साल है ये, 18 से 50 साल, और इसमें जो प्रीमियम है वो हार्डली 330 रुपीज का प्रीमियम है पर एनम। अटल पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 18 से 70 साल है, नंबर 1। दूसरी बात कि इसमें एक फिक्स्ड मिनिमम पेंशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और ये आपको कब तक कंट्रीब्यूट करना है? जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद 60 साल के बाद आपकी पेंशन जो है वो आपको 18 से 40 साल के बीच में इसमें कंट्रीब्यूशन देना है, और 60 साल से आपकी पेंशन जो है वो शुरू हो जाएगी, जो कि मैंने बता दिया। मिनिमम फिक्स्ड पेंशन जो है वो 1000, 2000, 3000, 5000 के हिसाब से है, 60 साल से शुरू होगी। विंडो ऑफ कंट्रीब्यूशन इज योर 18 to 40, और इसमें द फिक्स्ड मिनिमम पेंशन इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कम से कम 20 साल तक। तो इसमें ये है, अटल पेंशन योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको याद रखें आप। ठीक है, और प्रीमियम इसमें मोस्ट प्रोबेबली ₹436 पर एनम के हिसाब से है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात करेंगे तो मुद्रा योजना आप लोगों को पता है कि ये स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, नॉन फार्म एंटरप्राइजेस के लिए है। मतलब कि मुद्रा योजना में तभी लाभ मिलेगा अगर आप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, और नीड्स कहाँ तक है? कम से कम 10 लाख से कम है, एंड whose credit needs are below ₹10 lakh and loans given for the income generation are known as मुद्रा लोन्स। तो ये भी इसमें याद रखो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत चली आ रही है, 10 लाख से 1 करोड़ तक के आपकी फैसिलिटीज जो है वो आपको मिलती है, लेकिन ये इसमें स्पेशल जो केसेस हैं वो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में, और विमेन को भी इसमें काफ़ी दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे कि NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसमें है, और बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज और लाइवलीहुड सर्विसेज को इसमें बढ़ोतरी दी जाती है। जैसे कि एक आपकी आती है इसमें अंत्योदय योजना। तो जो भी रूरल यूथ जो है वो कुछ करना चाहता है एक क्षेत्र में कि उसकी अपनी एक आमदनी हो, तो रूरल लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है आपका दिस अंत्योदय योजना, ये भी इसी का पार्ट है। अर्बन लाइवलीहुड योजना भी इसमें आ गया। ठीक है जी, तो एक है रूरल, एक है आपका अर्बन,
और जो अर्बन वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर आता है। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स आते हैं अलग अलग, और ये आ जाता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो दोनों में ही बनते हैं, रूरल में भी बनते हैं अर्बन में भी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अगेन आप जानते हैं, याद रखना प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आपका खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का मतलब है जो आपके एमएसएमई होते हैं यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनके लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है जो इनको हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर्स को एक मार्जिन मनी प्रोवाइड करने में या सपोर्ट प्रोवाइड करने में। किसान क्रेडिट कार्ड अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट्स रसेटी जो होते हैं आपके, जैसे अपने धर्मशाला में भी था, सब जगह है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में है, किन्नौर और लाहौल स्पीति में रसेटी नहीं है आपका। और अगेन ये रूरल यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प करता है रसेटीज। तो आप देखेंगे ऊपर पंजाब नेशनल बैंक का है धर्मशाला में आपका जो जहाँ पे मोस्टली ऑफिसेज है, कचहरी के नीचे आपका रसेटी है। तो हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट किया करते थे व्हेन आई वाज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। देन वी हैव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आप जानते हैं नबार्ड ने सेटअप किया गया है। तो जो भी स्टेट इनके साथ पार्टनरशिप करती है इस मामले में तो नबार्ड उनको काफ़ी पैसा इसमें देता है। नेक्स्ट वी हैव द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर। तो देख लो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग कैसे है। मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो हिमाचल में सबसे ज़्यादा हैं और एग्रीकल्चर पे हम आज भी डिपेंडेंट है। देखो हिमाचल इज़ बेसिकली 90% रूरल एरिया, जो कि अगर ग्रामीण एरिया है तो यानी एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या अलाइड सेक्टर, ठीक है। और बाकी का जो एरिया बचा आपका, मोस्टली आप कह सकते हो कि शिमला वाला एरिया जो है दैट इज़ द अर्बन एरिया, थोड़ा बहुत धर्मशाला का भी पार्ट, बट मोस्टली शिमला इज़ द मोस्ट अर्बन एरिया। अब देखो इसमें से साफ साफ डेटा है कि 80%, अबाउट 80% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द स्टेट इज रेन फेड। रेन फेड का मतलब है जो रेन पे डिपेंडेंट है, यानी राइस, व्हीट, मेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन सारे के सारे ये बारिश पे डिपेंडेंट है। तो आपकी जो 2 फसलें उगती हैं राबी और खारिफ, वो आप देख लें हिमाचल में कौन कौन सी हैं। और द एग्रो क्लाइमेटिकली द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 जोन्स हैं हिमाचल के। पहला है सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन, लो हिल्स यानी सब ट्रॉपिकल, दूसरा सब टेम्परेट, तीसरा वेट टेम्परेट और चौथा ड्राई टेम्परेट हिल एरियाज, ठीक है। देन वी हैव इस बार मॉनसून सीजन की भी इसमें बात की गई है कि कितना हमारा मतलब रेनफॉल डेटा रहा है। कुछ स्कीम्स आ गई देखो अगेन, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, मैंने पहले भी कहा था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है, सुभाष पालेकर से रिलेटेड है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसमें मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना, यानी पॉली हाउसेस है तो नेचुरली फ्रूट्स वगैरह के लिए जो मतलब क्योंकि उन लोगों मतलब फ्रूट्स वगैरह को प्रोटेक्शन जो चाहिए होती है वो पॉली हाउसेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्कीम काफ़ी समय से चली आ रही है और अभी भी है। 85% इसमें सब्सिडी दी जा रही है नूतन पॉली हाउस योजना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ्तार, दिस इज जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जब भी मेंस लिखने बैठोगे प्लीज़ बजट को याद रखना, जितनी भी स्कीम्स एग्रीकल्चर की है वहाँ डाल देना, जितनी भी स्कीम हॉर्टिकल्चर की है वहाँ डाल देना, जितनी भी स्कीम इंडस्ट्रीज़ की है वहाँ डाल देना, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है आपकी, वो रफ्तार की फुल फॉर्म है रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन। इसमें कुछ भी नहीं है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर की। तो रफ्तार जो है 14 करोड़ के हिसाब से 21-22 के लिए अप्रूव किया गया है, काफी सालों से चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव नमेथ, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। जब भी सवाल ऐसा आ जाए कि भाई एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से हिमाचल ने कैसे जोड़ा और उसमें क्या किया गया, तो उसमें आत्मा प्रोजेक्ट आता है आपका एग्रीकल्चर दिस टेक्नोलॉजी मिशन, एंड नमेथ आ जाएगा उसमें नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। देन वी हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें दे रखा हुआ, बोला 11 डिस्ट्रिक्ट्स में है, शिमला को छोड़ के सब जगह है। फूड सिक्योरिटी मिशन आप हमेशा याद रखना, इसमें किस तरीके से कौन कौन से 5 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से कौन कौन सी क्रॉप्स मिलती हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन से साल से नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है वो लागू हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार ये लिखने के लिए कि फूड सिक्योरिटी मिशन के ऊपर एक अपना पूरा का पूरा नोट लिखिए, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगेन हर खेत को पानी कब से चली आ रही है,
कृषि सिंचाई योजना का सिंपल सा मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हमको बढ़ाना है, तो इसीलिए हम एंड टू एंड इरिगेशन जो है फार्मर्स को हम देंगे और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें हम फार्मर्स की हेल्प करेंगे। उत्तम चारा उत्पादन योजना, 3 साल से तो मैं भी पढ़ रही हूँ, अब ये एग्जाम दिए मैंने 2 बार इसमें, तो अगेन सेम ही है इसमें कि फॉडर के लिए बेसिकली सरकार इसमें हेल्प कर रही है फार्मर्स को, तो वो है ताकि अच्छा फॉडर जनरेट हो। और उत्तम चारा उत्पादन योजना, नेचुरली अगर फॉडर अच्छा डेवलप होगा तो आपके पशुओं को एक अच्छा खाने को मिलेगा और पशु की डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और इस बार भी बहुत सारी स्कीम्स गाय पे बहुत लॉन्च हुई हैं। काउ प्रोटेक्शन स्कीम भी एक आपकी जो है वो लॉन्च हुई है इस बार। देन नेक्स्ट वी हैव द मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना। खेत संरक्षण का मतलब है खेत का संरक्षण यानी खेत की प्रोटेक्शन। इसमें 85% अगेन सोलर फेंसिंग की मैं बात कर चुकी हूँ, ये हम बोल चुके हैं। और इसमें अगेन अगर वुवन मेश फेंसिंग सिस्टम है तो 50% और कंपोजिट फेंसिंग होगी तो 70% तक की सब्सिडी इसमें मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, देखो इतना बड़ा से स्कीम के नाम से घबराओ मत, उसमें सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ो। जीवन सुरक्षा योजना यानी कि एक इंश्योरेंस स्कीम है कि अगर ये 2015-16 से चली आ रही है, अगर डेथ हो जाती है तो 3 लाख रुपए, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख रुपए, और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 10,000 से 40,000 रुपए की इसमें फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। लगभग इसमें 40 लाख का बजट रखा गया है 21-22 के लिए। फ्लो इरिगेशन स्कीम, 100% एक्सपेंडिचर वुड बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट, और ये बेसिकली कुल्स के लिए है, जो आपकी कुल स्ट्रेंथनिंग होती है। कुल पता है ना आप लोगों को, लोकल मतलब लोकल ऐसे वाटर के सोर्सेज होते हैं उनको हम कुल कहते हैं, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी फ्लो इरिगेशन स्कीम है। प्रधानमंत्री कुसुम, ये तो आपकी नेशनल लेवल की स्कीम है, पिछले 2-3 साल से चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट देखो इन्होंने भी प्रधानमंत्री कुसुम को यहाँ लागू किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना, कंफ्यूज नहीं होना, प्रधानमंत्री कुसुम का सिंपल सा मतलब है कि 85% सब्सिडी या असिस्टेंस दी जाएगी फार्मर्स को। किन फार्मर्स को? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और 80% दी जाएगी टू द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स के ग्रुप्स को और इंडिविजुअल को और कम्युनिटी बेस पे। फॉर व्हाट? फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंपिंग मशीनरी। ठीक है, इससे मुझे याद आया जब आप लोगों का ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हम बोलते हैं पंजाब में इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, यूपी में इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ और बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ की सरकारों ने बिजली इतनी सस्ती कर दी कि हर एक बंदा सोलर पंप से बिजली निकाल रहा है और पानी निकाल रहा है ज़मीन में से। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है जो हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इसको भी बहुत जुडिशली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना, अगेन कृषि कोष का सिंपल सा मतलब है कि बेसिक इनपुट जो देने पड़ते हैं फार्मर्स को फॉर सोइंग, हार्वेस्टिंग या ग्रेडिंग या पैकेजिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लॉन्च की गई है। 5 करोड़ रुपए का बजट इसमें है। कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, अगेन उत्पादन की संरक्षण योजना का मतलब है कि हेल नेट, एंटी हेल नेट जो है यहाँ पे दिया जाएगा। फिर हमारे पास अलग टॉपिक आ जाता है आपका हॉर्टिकल्चर का। देखो हॉर्टिकल्चर का जब भी आंसर लिखोगे इस आंसर को, इस लाइन को याद रख लो, रट्टा मार लो। इस लाइन का मतलब है नंबर 1, सुनना, द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, the topographical variation and the altitudinal differences coupled up with fertile and deep well-drained soil favor the cultivation of temperate to subtropical fruits in Himachal। ये लाइन मैंने रट्टा मार ली थी बिकॉज निधि सोनी में सेम लाइन गिवन है किताब में, और मुझे जब ये लाइन पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने आज तक इसको रट्टा मारा हुआ है। आप भी हॉर्टिकल्चर का जब भी जवाब आएगा इस लाइन को रट्टा मार लो। और इसे हिमाचल की ज्योग्राफी का पता चल रहा है, हिमाचल के ऑल्टीट्यूडनल डिफरेंसेस का पता चल रहा है, टोपोग्राफी का पता चल रहा है, और बेहद खूबसूरत लाइन है। तो इस लाइन को लिख देना, फिर शुरू करना। हॉर्टिकल्चर में अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हमारी एप्पल है, और उसका डेटा अभी भी सेम है कि 49% जो है वो हमारा टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप फॉर्म करता है एप्पल, और 85% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन एप्पल ही है। 40 हेक्टेयर था 1950-51 में, 3000 हेक्टेयर था 60-61 में, और आज 2020 से लेकर 2021 में 1,14,646 हेक्टेयर जो है, इतना एरिया जो है अभी आप पे उस पर एप्पल की प्रोडक्शन हो रही है हिमाचल में। 49% बाय एरिया एंड
85% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन। तो ये एप्पल के लिए है। नेक्स्ट वी हैव समाम, दिस इज सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, अगेन कि मॉडर्न फार्म और फार्म मशीनरी कैसे डेवलप हो, उसी के लिए ये सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। 12 करोड़ रुपए की लागत इस बार इसमें रखी गई है। रफ्तार स्कीम के बारे में मैंने बताया था, उस पर भी उसको भी इसमें ऐड करना। हिमाचल प्रदेश खुम्ब विकास योजना, खुम्ब क्या होता है? खुम्ब इज मशरूम कल्टीवेशन, ठीक है, इसको भी याद रखना। हिमाचल पुष्प क्रांति पीछे भी पढ़ा था हम लोगों ने, उसको भी याद रखना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, जो आपका हनी होता है उसका बहुत डेवलपमेंट है। कृषि उत्पाद संरक्षण योजना है ना, देखो सेम है। मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जब भी हॉर्टिकल्चर की स्कीम आएगी तो MIDH का नाम जरूर याद रखना। ये एक ओवरऑल स्कीम है और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रही है। बाकी इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कहाँ लिखोगे? जब भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आंसर आएगा कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल क्या कर रहा है या क्या करना चाहिए, ये सारी स्कीम्स को लिस्ट करो वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर। देखो फ्रूट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपार्ट फ्रॉम ऑल ग्रेडिंग एंड पैकिंग, कि उसको स्टोर कहाँ किया जाए, वरना तो आपका सारा का सारा सेब या सारा का सारा फ्रूट खराब हो जाएगा, चाहे वो एप्पल है, चाहे मैंगो है, चाहे कुछ और है। तो कोल्ड स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हिमाचल में कोल्ड स्टोरेज में अदानी ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ते होंगे कि अदानी ने सेब के दाम घटाए 11 रुपए के हिसाब से। तो वो उसका आंसर बस इतना सा है कि कोल्ड स्टोरेज में अदानी ने ह्यूजली इन्वेस्ट किया हुआ है, सो ही इज कंट्रोलिंग इट इनडायरेक्टली। तो अभी 5 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स जो हैं वो आपके एप्पल ग्रोइंग रीजन में, जरोल टिक्कर कोटगढ़ में, और गुम्मा कोटखाई में, ओडी कुमारसेन में, रोडू में, इन 5 जगह आपके स्टोर्स जो हैं, कोल्ड स्टोर्स जो हैं, वो इस बार कमीशन किए गए हैं, मतलब खोले गए हैं। नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है।